पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के ऊपर प्रेस से बात की और प्रेस से बात करते हुए उन्होंने एक बयान दिया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि अवसरवादी गद्दार पार्टी में आज भी मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि जो छोड़ के चले गए वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे, हमारे नाकारा थे, निकम्मे थे, गद्दार थे, पीठ में छुरा मारने वाले थे। युवाओं से बात करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि युवाओं को 15 साल तक पार्टी के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस आने वाले समय में उन्हीं के हाथ में होगी। इस बयान का, क्योंकि अशोक गहलोत जो कहते हैं वो बस कहने के लिए नहीं कह देते हैं। अशोक गहलोत के इस बयान का क्या मतलब है, अशोक गहलोत किसके ऊपर निशाना साध रहे थे, इन सब बातों पे इनकी बाल की खाल निकालने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी सौरभ भट्ट जी। भट्ट साहब का एक लंबा अनुभव रहा है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ। भट्ट साहब, इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, और क्योंकि गहलोत कुछ भी कहते हैं तो ऐसे ही नहीं कह देते, कैसे देखते हैं? जी देखिए, अशोक गहलोत ने पिछली सरकार में उनका बयान बड़ा चर्चा में आया था। उसमें उन्होंने कहा था कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। उनके बयान भी कुछ इसी तरीके के होते हैं। उनके बयान जो होते हैं वो कई संकेत देते हैं राजनीति के गलियारों के अंदर। अब उन्होंने जो कहा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट और गद्दार, ये शब्द जो है क्या अशोक गहलोत ने सिर्फ उन लोगों के लिए कहे जो विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए कांग्रेस छोड़ के, या उनका इशारा पार्टी में जो अभी भी मौजूद हैं नेता उनकी तरफ भी था? तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं उनके बयान का जो इशारा था वो पार्टी में मौजूद, कांग्रेस में इस समय मौजूद नेताओं के ऊपर भी है। और एक ये इस तरीके के संकेत भी हैं कि जब ये 4 जून को नतीजे आएंगे तो उसके बाद ये बयानबाजी, सचिन पायलट का खेमा, उसकी तरफ से भी ये बयानबाजी शुरू होगी। आमने सामने के जवाब दिए जाएंगे। जो कांग्रेस का जो एक शीत युद्ध चला था 5 सालों तक जो गहलोत सरकार में, वो एक बार वापस से शुरू होता नज़र आ रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि अशोक गहलोत ने कहा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो आप देखिए, जो विधानसभा चुनाव के दौरान जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए वो कौन थे, वो किसके कैंप से निकल कर गए? वो जो नेता थे वो ज़्यादातर अशोक गहलोत के कैंप से शामिल थे, अशोक गहलोत के कैंप में थे, और अशोक गहलोत के कैंप से वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। चाहे आप महेंद्रजीत मालवीय की बात कर लो, चाहे आप लालचंद कटारिया की बात कर लो, चाहे आप नागौर के नेताओं की बात कर लो, ये तमाम जो नेता थे, चाहे राजेंद्र यादव की बात कर लो, ये तमाम जो नेता थे अशोक गहलोत खेमे के थे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये आप कह सकते हैं कि पायलट कैंप ने एक ये इस तरीके का नैरेटिव भी चलाया होगा निश्चित रूप से कि जो अशोक गहलोत के लोग थे वो ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। तो ये एक तरीके से सेटबैक था जिसका अशोक गहलोत ने इस तरीके से काउंटर किया है। लोकसभा के अंदर भी बहुत सारे लोग छोड़ के गए। कहीं ना कहीं सचिन पायलट की बहुत आवश्यकता थी अजमेर चुनाव के अंदर। अगर अजमेर में सचिन पायलट चले जाते तो उनका बड़ा वोट बैंक था जो शिफ्ट हो सकता था चौधरी के साथ में, पर पायलट नहीं गए। पायलट क्योंकि उनके साथ में, चौधरी के साथ में एक लंबे समय से अनबन चली आ रही है, पायलट ने वो निभाई। तो क्या अशोक गहलोत लोकसभा के रिजल्ट्स को भाप चुके हैं क्या राजस्थान के? क्या उन रिजल्ट्स को देखते हुए अशोक गहलोत इस तरीके की बयानबाजी करके गए हैं? निश्चित रूप से। पहले मैं एक अपने आप को करेक्ट कर दूं, जो मैं जिन नेताओं का नाम ले रहा था वो लोकसभा चुनाव के दौरान ही बीजेपी में शामिल हुए थे। विधानसभा में भी गए थे साहब नेता, विधानसभा में कुछ गए थे, लेकिन जिन नेताओं का मैंने नाम लिया वो लगभग लोकसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल हुए थे। हाँ, रही बात अशोक गहलोत, आपने पूछा कि अशोक गहलोत क्या चुनाव के नतीजे भांप गए हैं, तो अशोक गहलोत का सियासी अनुभव इतना लंबा है कि शायद वोटिंग के दिन ही उनको एक पिक्चर तो नज़र आ गई होगी कि ये नतीजे किस तरफ जा रहे होंगे। तो और अब जो अशोक गहलोत बयान जो है वो अशोक गहलोत यूं ही नहीं देते, उनके कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होते हैं। वो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं वो उनके पास नतीजे, एक तरीके से नतीजे पहुंच गए हैं कि भाई ये जो सियासत का ऊँट है ये किस करवट बैठने जा रहा है। और अब ये ठीकरा किसके सर फूटने वाला है, ये कांग्रेस में अब इसका घमासान शुरू होगा। अशोक गहलोत ने, आप देखिए कि
जब लोकसभा चुनाव में प्रचार का समय था तो सचिन पायलट अशोक गहलोत के बेटे की जो वैभव गहलोत हैं उनकी सीट पर प्रचार करने नहीं गए और बाद में उन्होंने कहा कि मुझे न्योता नहीं दिया गया। तो अशोक गहलोत ने इसका जवाब भी दिया कि जो राजनीति में जो चुनाव में इस तरीके के न्योते देने की ज़रूरत नहीं होती, जो पार्टी को अपनी समझता है वो खुद ब खुद प्रचार के लिए पहुंचता है। तो एक तरीके से आप ये देखिए कि जो लड़ाई थी गहलोत और पायलट गुट की, वो तो लोकसभा चुनाव में भी खुलकर नज़र आई। हनुमान बेनीवाल को अशोक गहलोत ने पार्टी में शामिल करवाया, कांग्रेस के सहयोग से उनको टिकट मिला आरएलपी से, लेकिन हनुमान बेनीवाल सिर्फ अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की सीट पर ही प्रचार करने के लिए पहुँचे। बाकी उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि कांग्रेस के लोगों ने तो मेरे साथ भीतरघात किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक तरीके से जो खेमाबंदी थी लोकसभा चुनाव में भी बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही थी। तो अब ये 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो ये निश्चित रूप से अब तय मान के चलिए कि कांग्रेस में जो लड़ाई थी वो लोकसभा चुनाव के नतीजों तक थोड़ी ठंडी पड़ी हुई थी और ये अब खुलकर सामने आने वाली है। तो जिस तरीके से आपने कहा कि ठीकरा किसके सर पे फोड़ना है, साफा किसके सर पे बांधना है, उसकी तैयारी करने की शुरुआत हो चुकी है। क्या लगता है आपको कि ये ठीकरा जो है उन नेताओं के सर पे फोड़ दिया जाएगा जो छोड़ के चले गए, या जो रह गए हैं ये ठीकरा उनके सर फोड़ा जाएगा? क्योंकि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में हुई हार से भी कोई सबक लिया नहीं है लोकसभा चुनाव में। जी देखिए, जो लोग चले गए छोड़कर उनका सर ठीकरा फोड़ने का तो कोई औचित्य मुझे समझ में नहीं आता। जो कांग्रेस में हैं उन नेताओं के ऊपर अब हार की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि ये एक तरह से अगर हार की बात नहीं करनी चाहिए, जो नतीजे आएंगे उन नतीजों की जिम्मेदारी उन नेताओं के सर ज़रूर मढ़ने की कोशिश होगी। अगर कांग्रेस अच्छा करती है तो सहरा किसके सर बंधेगा, और कांग्रेस का प्रदर्शन यदि ख़राब रहता है तो उसका ठीकरा किसके सर फूटेगा। हार की बात नहीं करनी चाहिए, जो नतीजे आएंगे उन नतीजों की जिम्मेदारी उन नेताओं के सर ज़रूर मढ़ने की कोशिश होगी। अगर कांग्रेस अच्छा करती है तो सहरा किसके सर बंधेगा, और कांग्रेस का प्रदर्शन यदि ख़राब रहता है तो उसका ठीकरा किसके सर फूटेगा। ये इसकी भूमिकाएं जो हैं वो 4 तारीख से पहले ही बननी शुरू हो गई और ये 4 तारीख आते आते ये आप देखिए ये ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अशोक गहलोत और भी भूमिका में नज़र आ रहे हैं। मैं निरंतर देख रहा हूँ अशोक गहलोत भजन लाल सरकार को भी निरंतर घेर रहे हैं। अशोक गहलोत ये जताने का भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार थी तो हमने क्या किया। अभी गर्मी की भीषण स्थिति चल रही है, तापमान जो है वो जयपुर में हम बैठे हैं 46-47 डिग्री के पास पहुंच चुका है। आज भी अशोक गहलोत ने कहा है कि जब मैं था तो उस टाइम पे हम व्यवस्थाएं अच्छी दे रहे थे, आज इनको रैन बसेरे बनाने चाहिए, कूलर की व्यवस्था करनी चाहिए, पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो अशोक गहलोत आज कहीं ना कहीं इस तरीके की बयानबाजी है उससे आज भी कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको किस तरीके से देखें साहब? जी बिल्कुल, देखिए सियासत में जो है वो एक तरीके से आप कहिए कि अपना अस्तित्व जो है वो हमेशा बनाए रखना ज़रूरी होता है। बतौर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जो ये सरकार है उससे अपने गवर्नेंस की तुलना करेंगे तभी एक ये उनका जो होने का कोई मायना होगा, वरना राजनीति में जो है हारे हुओं को भूलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। और अशोक गहलोत इस जो सियासत के इस पैंतरे को बड़े अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो जानते हैं कि अपना राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखने के लिए इस तरीके की चीज़ें वो बड़े अच्छे अंदाज में वो करना जानते भी हैं। और जो गवर्नेंस है वो लगातार ये याद दिलाते रहते हैं कि हमारा गवर्नेंस का मॉडल बड़ा अच्छा था, और उस गवर्नेंस के मॉडल पे ही उन्होंने जो है पूरा विधानसभा चुनाव का कैंपेन भी चलाया था। हमारा या गहलोत सरकार का? हाँ, गहलोत सरकार का, सॉरी, अशोक गहलोत सरकार का जो कैंपेन था वो कैंपेन जो है वो मेरा कहने का मतलब ये था कि अशोक गहलोत सरकार ने वो एक कैंपेन अपना कैंपेन बनाकर उसको चलाया था कि गवर्नेंस का जो उनका मॉडल था उसी को लेकर वो पूरा चुनाव लड़ा गया था। तो अशोक गहलोत जो है वो एक उस नैरेटिव को कहीं चेंज नहीं होना देना चाहते कि लगातार ये किसी भी मुद्दे पे उनका बयान हो या सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणियाँ हों, लगातार अपने जो गवर्नेंस के मॉडल से नई सरकार की तुलना करते रहते हैं। और हाल में उनका एक बयान भी आज चर्चाओं में रहा है कि जो नई सरकार है उनकी नाव में छेद हो गया है, उनके जो सलाहकार हैं उनको बदल लेना चाहिए। तो किसी न किसी तरीके से वो मीडियाओं में अशोक गहलोत चर्चाओं में है। अब देखिए 4 तारीख के बाद नतीजे आएंगे और उसका राजस्थान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी।
सब 4 को नतीजे आएंगे वो तो सबके सामने आ जाएगा, पर एक सवाल जो है वो गहलोत साहब ने बड़ी मेहनत की जालौर में, क्योंकि उनके पुत्र वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। नतीजा जो आएगा वो 4 जून को आएगा, पर नतीजा जो भी होगा उस नतीजे की जिम्मेदारी या उसका जो भी नतीजा रहता है उसका पूरा का पूरा अपने ऊपर लेने का आपको क्या लगता है ये किसके ऊपर जाएगा? क्या गहलोत साहब खुलकर इसको एक्सेप्ट करेंगे जो भी नतीजा हो? जी देखिए, कांग्रेस लगातार आप देखिए जो लोकसभा चुनाव हैं 2014 2019 उसमें तो कांग्रेस के 0 सीटें रही थी राजस्थान में। तो तब भी आप क्या मानते हैं कि क्या अशोक गहलोत ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली उन चुनाव की? तो अब ये 2024 का चुनाव आप किस तरीके से इसको अलग मान के चल सकते हैं? तो जब जिम्मेदारी ले कांग्रेस में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, जो जैसा कि अब तक जो देखते आए हैं एक अनुभव रहा है, वो कांग्रेस में जब हार होती है तो उसका बांटने वाला कोई नहीं होता, उसका ओढ़ने वाला कोई नहीं होता। किसी ना किसी तरीके से बयानबाजी करके कांग्रेस के नेता बच के निकल लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर नतीजों का मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं भी रहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसी एक नेता के सर पर डाली जाएगी। वो बयानबाजियाँ चलती रहेगी और आपसी लड़ाइयाँ बढ़ती रहेगी, उससे ज़्यादा कांग्रेस में कुछ नहीं होना। इससे ज़्यादा कांग्रेस के अंदर कुछ नहीं होना। अब ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, नाकारा, निकम्मा, गद्दार, ये शब्द पहले भी गहलोत साहब ने इस्तेमाल किए थे, इस बार फिर इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो ये नपे तुले जो शब्द हैं अशोक गहलोत के, ये आपको किस दिशा में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, किसके लिए जाते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि पायलट और गहलोत में अब किस चीज़ की राइवलरी है? देखिए, राइवलरी तो आप समझिए कि अब लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान में कांग्रेस की कमान किसके हाथों रहेगी, ये बड़ी एक लड़ाई रहने वाली है। अभी गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। संभावना है कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में जो नेतृत्व जो है वो अगर नतीजे पक्ष में नहीं होते हैं तो नेतृत्व में बदलाव हो, तो ये एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि कब्जे की जंग है कांग्रेस में। तो ये जो बयान है अशोक गहलोत के, वो आप उसको उसी संदर्भ में ले सकते हैं और इसके कई अर्थ होंगे जो अशोक गहलोत समझते भी हैं कि उनको एक देखिए कि राजनीति में बड़ी दूर तक देखने वाले हैं वो। उनको समझ में आता है कि कई सालों बाद क्या परिस्थितियां बनेगी और उस आधार पर वो अपने बयान और जो उनकी टाइमिंग है वो उसी हिसाब से चलती है। तो देखिए, भट्ट साहब ने यहाँ पे एक बड़ी बात कह दी। भट्ट साहब ने कहा कि साहब कब्जे की लड़ाई है, कागज़ किसी के भी नाम हो पर कब्जा जिसका कब्जा सच्चा। तो कहा भी जाता है राजस्थान के अंदर के कागज़ झूठा और कब्जा सच्चा। अशोक गहलोत ने बड़ा ही नपा तुला एक बयान दिया है और ठीक चुनाव के नतीजों से पहले दिया है, जिसका विश्लेषण अभी आपके सामने हमारे सीनियर सौरभ भट्ट ने किया और उन्होंने खुल के बताया कि किस तरीके से अब लड़ाई चलेगी कि कांग्रेस की, राजस्थान की जो कांग्रेस है, इस पे कौन पदासीन होगा। देखना बड़ा रोचक होगा। सबसे पहले ये देखेंगे कि नतीजे क्या आते हैं। आपसे ये कहना है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम चुनाव से पहले आपको राजस्थान की राजनीति के ऊपर आपके साथ में बहुत सारी ऐसी अनसुनी कहानियाँ और ऐसे अनसुलझे किस्से आपके साथ में लेके आएंगे, जिससे आपको राजनीति को समझने में और आसानी होगी। और 4 जून के नतीजे हो सकता है आप हमारे साथ जुड़े रहें तो पहले ही समझ जाए। तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। मैं आशीष कुलश्रेष्ठ और सौरभ भट्ट जयपुर से आपको करते हैं नमस्कार। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।